नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ईरान में ज़बरदस्त अस्थिरता के हालात हैं। कभी भी सिस्टम गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ईरान की सरकार चारों तरफ संकट में घिरी है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस संकट का कारण क्या है, ये संकट आया कहाँ से है, पैदा कैसे हुआ है और इसका हल दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सरल तरीके से हम ईरान के पूरे हालात को समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वो जो शायद आपको पता होगा कि वहाँ हो क्या रहा है। ईरान में उनकी जो मुद्रा है रियाल, उसका तेजी से पतन हो रहा है। 28-29 दिसंबर 2025 को वहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। तेहरान में प्रदर्शन हुए हैं, कई मार्केट हैं वहाँ पर जैसे ग्रैंड बाजार, जोमरी सदीस, इस्फहान में, शिराज में, मशहद में, हमदान में, केशदीब में बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं और वहाँ लोग नारे लगा रहे हैं, डरो मत हम एक साथ हैं, आज़ादी, तानाशाह को मौत, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। और कुल मिला के जो निचोड़ है वो वहाँ के सत्ता तंत्र के खिलाफ गुस्से का है। गुस्से की वजह क्या है इसको हम समझेंगे और ये हालात कैसे पहुँचे। कुल मिला के अमेरिका में जिस तरह के प्रतिबंध अमेरिका ने ईरान पे लगाए थे उनके ये नतीजे हैं, लेकिन ये प्रतिबंध तो बहुत पहले से हैं। अभी हालात कैसे बिगड़े इसको हम समझते हैं। कुल मिला के महंगाई की दर दिसंबर 25 में 42.2% थी, खाद्य महंगाई 72% थी और स्वास्थ्य मेडिकल खर्च 50% महंगा हो गया था पिछली साल के मुकाबले। एक साल में महंगाई 42%, खाना 72% महंगा हो गया और इस वजह से वहाँ पर लोगों के लिए सैलरी के अंदर खर्चा करना मुश्किल हो गया। कई लोगों की सैलरी 60% रह जा रही है जितनी उनकी रोज़ की ज़रूरतें हैं। मांस, बाहर खाना, मेहमान बुलाना बंद हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई लोगों से बातचीत की और उसके बाद ये पता चला कि वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। ये वही स्थिति है जो 2019 में ईंधन दंगे हुए थे तब थी और 2022 में महसा अमीनी के तौर पर हुई थी। बहरहाल ये स्थिति हमारी वहाँ पर है, वहाँ जो है वो है सरकार में। इसके बाद में वहाँ पर हुआ ये है कि वहाँ पर जो आरबीआई है वहाँ की, उसका सेंट्रल बैंक जो है उसके जो प्रमुख थे मोहम्मद रज़ा फरजीन, उनका इस्तीफ़ा हो गया है और ये भी उस आदमी के हाथ में भी कुछ नहीं था। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक कोशिश होती है जनता को संदेश देने की। और एक प्रस्ताव आया था वेतन वृद्धि का 20% का, लेकिन महंगाई बढ़ गई है 50%, इसलिए कर्मचारी उससे नाराज़ हैं। गैसोलीन की कीमतें वहाँ बढ़ा दी गई, मतलब पेट्रोल महंगा कर दिया गया, इससे भी लोग नाराज़ हैं और 21 मार्च से टैक्स बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ये खबरें वहाँ पर आग में घी का काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ वहाँ के चीफ जस्टिस का एक बयान आया है, जो बयान जो कह रहा है उसका उल्टा असर है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जो विदेशी मुद्रा जमा करेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी और इसके साथ ही लोगों के संदेश चला गया कि विदेशी मुद्रा रखनी चाहिए। बहरहाल ये समस्या हुई कैसे शुरू, इसको पूरा समझते हैं। जो सबसे सरल चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसके ज़रिए हम ईरान को समझ पाएंगे और आगे जाके हम ईरान के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले हम ईरान के जो मुद्रा है उसका हाल देख लें, उससे हमको आसानी होगी। 42,000 रुपये के बराबर 42,000 रियाल ईरान के $1 में आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा उनकी सस्ती हो गई है। और ये जो 42,000 का आंकड़ा है और ये पुरानी सरकारी आधिकारिक दर है, लेकिन वहाँ जो स्थिति है वो और भी ख़राब है। लेकिन ये रियाल है। जो लोकल आम जनता के बीच में मुद्रा चलती है वो रियाल नहीं है, वो है तोमान। जो व्यापारी, दुकानदार, आम लोग जो बात करते हैं वो तोमान में करते हैं और एक रियाल 10 तोमान का होता है। तो अगर आप तोमान की मुद्रा में बात करेंगे तो 1,42,000 के आसपास मामला पहुंच गया है। और इस तरह से अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन पे गूगल पे जाएंगे तो 42,000 रियाल दिख रहे हैं, जबकि असल में वो 4200 तोमान है। ये स्थिति है। तो जो आपको स्क्रीन पे अगर आपको जाके मिलेगा तो उसमें जो $1 के 14 लाख रियाल दिख रहे हैं वो दरअसल 1,40,000 तोमान है। अब इसको आप ऐसे समझते हैं तो ये जो पूरा मामला है वो आपका कहाँ से शुरू होता है। और उस पे जाने से पहले ये समझ लें कि ईरान को विदेशी मुद्रा की क्यों अहमियत है, क्योंकि ईरान ने अपना जो सिस्टम है सेल्फ रिलायंस वाला डेवलप नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत संघ के दौरान पूरा रूस आत्मनिर्भर है हर चीज़ के बारे में। वो अपनी सब चीज़ें बना लेते हैं, किसी भी चीज़ में वो दूसरों के भरोसे नहीं है। चीन भी किसी भी मामले में दूसरों के भरोसे नहीं है। भारत भी दूसरों के भरोसे नहीं था, अब सब कुछ दूसरों के भरोसे हो गया है। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आता है, जैसे जैसे आप दूसरों के भरोसे होते हैं, अमेरिका के सैंक्शन लगाने की ताकत बढ़ जाती है।
डॉलर की ताकत बढ़ जाती है। ये गुलाम बनाने का एक तरीका है। बहरहाल सारी दवाएं, कैंसर की हो, हार्मोन की हो, इंसुलिन की हो, कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो आप कोई भी गैजेट हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह, वहाँ का जो अपना ऑयल निकालने वाली मशीन है वो, इसके अलावा सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह छोड़ दीजिए, फैक्ट्री मशीन, ऑटोमोबाइल के पार्ट, सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। अब तो कुछ सालों से गेहूं भी वो अपना पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी की दिक्कत है। चावल, चाय, पशु आहार, ये सब भी उनको बाहर से ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के एक बड़ा हिस्सा उनकी ज़रूरत का बाहर से आता है। बाहर से आता है मतलब डॉलर से आता है। अब होती है असली समस्या खड़ी। लंबे समय से अमेरिका घेर रहा है ईरान को और वो कह रहा है कि इससे तेल कोई नहीं खरीदेगा। भाई तेल भारत भी खरीदता था, भाग गया। अमेरिका ने कह दिया भाई तो हम ना ठीक है साहब नहीं खरीदेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब तेल बाहर नहीं जाएगा तो डॉलर नहीं आएंगे। जब डॉलर नहीं आएंगे तो ये जो सामान है जिसके लिए ये दूसरे देशों पे निर्भर हैं, वो सामान कहाँ से खरीदोगे आप? क्योंकि आपको सामान तो डॉलर से ही आएगा। तो आपकी दिक्कत ये कि भैया अब क्या करें, सामान आ नहीं पा रहा है। किसी तरह से ईरान लगातार लंबे समय से इसको मैनेज कर रहा था, इधर उधर करके किसी और देश की मुद्रा में दे दिया, किसी को तेल भेज दिया, किसी एक देश ने ले लिया। अमेरिका जो है वो बहुत सारे देशों को तेल की दादागिरी करके ये करता है। अभी भी परमाणु बहाना है वो। अब जब तूने खुद ही उसके सारे परमाणु नष्ट कर दिए ठिकाने, तो हटा लो प्रतिबंध। लेकिन ना, उसके पास हैं, वो दोबारा से ना बनाए इसकी गारंटी दे, जबकि वो कह चुका है कि हमको नहीं बनाना है। भाई हम बना नहीं रहते, हमको बनाना ही नहीं है परमाणु हथियार। उसके बावजूद उसके ऊपर बार बार करते रहते हैं और दुनिया भर में बदनाम करते रहते हैं। बहरहाल, तो जब ये संकट हुआ तो लोगों को ये समझ में आया कि भाई अब हमारी मुद्रा की ताकत तो कमज़ोर होती जा रही है। कहाँ बराबर होता था डॉलर के और कहाँ 1,40,000 भैया। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे रुपया हमारा 92 रुपये का $1 हो गया, वैसे उनका 1,42,000 का $1 हो गया। तो इस बीच में झेल रहे थे लोग, वहाँ के लोगों को किसी तरह एडजस्ट करके काम चला रहे थे। ये हो गया युद्ध इजराइल वाला। इजराइल के साथ जब युद्ध होता है, अमेरिका उन पे बम गिराता सीधे, तो ऐसे में लोगों को एक पैनिक हो गया, एक अफरा तफरी हो गई कि अब इमरजेंसी के हालात हैं, तो हमको कुछ चीज़ें हमें भविष्य के लिए रख लेनी चाहिए। क्या पता कब क्या दिक्कत हो जाए। हम सब जानते हैं कि कहाँ गाज़ा में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि काफ़ी हद तक एक तो सामान की होर्डिंग की, सामान से भी ज़्यादा सोना, क्योंकि सोना आपका हर समय चलेगा और डॉलर हर समय पड़ेगा। तो जिसके हाथ में जितने डॉलर पड़ गए उसने वो डॉलर अपने पास रखने शुरू कर दिए। तो जब डॉलर की जमाखोरी जनता के बीच में होने लग गई, पहले तो क्या होता था कि डॉलर जो है, जैसे हमारे यहाँ पे एक विदेशी मुद्रा भंडार है, तो रुपया आएगा तो डॉलर आएगा, तो डॉलर जाएगा आरबीआई में, आरबीआई से रुपया निकलेगा। ऐसे बैंकिंग सिस्टम से पूरी कहानी है लंबी वाली, वो होगा। तो वहाँ पर लोगों ने डॉलर डाला के अपने पास रख लिए। अब लोगों के पास अरबों डॉलर जमा हो गए हैं। जब वो अरबों डॉलर लोगों के पास जमा हो गए हैं तो विदेशों से सामान आए तो कैसे आए? वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अमीर लोग, ये वो कौम है जो कभी देश की नहीं होती किसी भी देश में। इन लोगों ने जो है वो सारा अपना लेके, और बैंकों में तो रखते नहीं है, वहाँ ट्रैक हो जाएगा, इन्होंने दबा दिया। अब दबा दिया तो संकट ये हो गया कि लोगों के पास तो अब सामान कहाँ से आए। अब दुकानदार की हालत ये है, वो इसलिए सड़क पे उतरा हुआ है कि भाई दुकान ही नहीं खोल सकता हमें। क्यों? क्योंकि मैंने अगर मान लीजिए कोई सामान लाया 40 रुपये का, उसको 50 का बेच दिया 10 रुपये कमा के, शाम को खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे 80 रुपये का मिल रहा है। क्यों? दाम बढ़ गया साहब। तो ये जो सिचुएशन है, इसके कारण लगातार वहाँ पे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। और इस बीच में वहाँ पर आप जानते हैं कि अंदर अंदर बहुत सारे अलग अलग आवाज़ हैं। जैसे वेनेजुएला में जो महिला वहाँ की सरकार से लड़ रही है, उसको उन्होंने नोबेल प्राइज़ दे दिया, तो उसको भी इन्होंने, जो इनका स्लीपिंग सेल इंटरनल सिस्टम खड़ा हो गया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि भाई ये सिस्टम हटाओ, वो पहले वाला राजतंत्र सही था, ये क्रांति हो गई। इस तरह की बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई। तो ईरान में जो अस्थिरता की हालत है वो सीधे सीधे इससे जुड़ी हुई है कि अमेरिका ने उसको पहले डिप्राइव किया डॉलर से, और उसके बावजूद वहाँ की सरकार ने बहुत स्मार्टली उसको मैनेज कर लिया। तो इन्होंने पैनिक क्रिएट करके वहाँ के बाज़ार से सारी की सारी चीज़ें, सारे डॉलर और सारी चीज़ों को हटवा दिया। अब वहाँ पर जनता के पास है भी तो छिपा हुआ है। और जो प्रदर्शन करने वाले लोग आए हैं तो उन्हें ज़्यादा आ गए हैं कि ईरान की सरकार को उसमें भी नरमी बरतनी पड़ रही है। ईरान की सरकार ने कहा भाई देखो, प्रदर्शन करने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ, पूरी छूट है, देश विरोधी बात मत करना, हिंसा मत करना, ये सब बातें उन्होंने नियम लगा के बेचारे झेल रहे हैं। बहरहाल ये ईरान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर वो इससे निकल के आ जाता है
अगर वो अपने आप को बचा के ले जाता है। अगर इस हालात में चीन जैसे देश, कोई देश आगे बढ़ के जोखिम लेके सैंक्शन को झेलते हुए, या रूस जिस पे ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं, ये लोग आपस में कुछ सहयोग बढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, उसको मदद करते हैं, या फिर वो अपनी अंदर से कोई युक्ति निकाल लेते हैं, तो ही ईरान बच सकता है, वरना ईरान की स्थिति बहुत विषम है। पहले भी वैसे वो झेल चुका है, 2 बार मैं आपको बताया कि पहले इस तरह के बड़े बड़े कांड हो चुके हैं वहाँ पे, लेकिन इस बार स्थिति ये है कि पहले मामला था महिलाओं की आज़ादी का, तो वापस आके आप नॉर्मल जीवन में आ सकते थे। अभी दिक्कत ये है कि ये प्रदर्शन बंद करके भी वापस आएँ तो ज़िंदगी जो उनके इंतज़ार कर रही है वो सामान्य नहीं है। तो कुल मिला के दुनिया कितनी गंदी है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईरान के तेल के लिए, वेनेजुएला के तेल के लिए किस तरह अमेरिका कर रहा है। दुर्भाग्य से हम भी उसी ट्रैप में फंस गए, ओपन मार्केट के नाम पे, WTO के नाम पे। बहुत सारी चीज़ों में हमारी निर्भरता बढ़ गई। अब तो हमारा खाने पीने का सामान भी बाहर से आने लगा है। सब ठीक हो, यही कामना करते हैं। 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2026 में अमेरिकी साम्राज्यवाद का अंत हो, अमेरिका को कहीं से सद्बुद्धि आ जाए, अगर कुछ होता हो ऊपर तो वहाँ से। नमस्कार, जय हिंद।